वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स के बारे में। बीए के थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आंसर्स में जब आप एग्जाम्पल को इंक्लूड करते हैं तो आपके आंसर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं कुछ मैं डिटेल में समझा दूंगा। अगर ये एग्जाम्पल्स आप याद नहीं करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी कोई और सा एग्जाम्पल जानते हैं उस लिटरेरी टर्म का, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि फ्लैशबैक क्या होता है तो आप अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल किसी भी ड्रामा या किसी प्ले में से उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म्स हैं उनको आप अच्छे से समझिए। एग्जाम्पल से हम और ज़्यादा डीपली उसको समझ पाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही वाले एग्जाम्पल्स याद करके अपने एग्जाम में लिखें। कोई सा भी एग्जाम्पल आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लैशबैक। अ फ्लैशबैक इज अ टेक्निक यूज्ड इन ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वेयर द नैरेटिव शिफ्ट्स बैक इन टाइम टू शो इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, फ्लैशबैक एक ऐसी टेक्निक है जो कि ड्रामा या फिर किसी भी लिटरेचर में यूज़ करी जाती है, जिसमें क्या होता है, नैरेटिव जो कहानी है वो शिफ्ट हो जाती है बैक इन टाइम, यानी जो करंट मोमेंट पे जो स्टोरी चल रही है उससे पीछे की कहानी जो है राइटर हमें बताता है। फ्लैशबैक्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड बैक स्टोरी। ये क्यों यूज़ करे जाते हैं? जिससे कि हमें किसी भी कहानी में जो करंट सिचुएशन है उसको और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड समझने के लिए राइटर जो है हमें एक बैक स्टोरी दे सकता है, जिससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। दैट हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन। और इस वजह से जो ऑडियंस है वो कहानी में जो करंट में जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा डीपली समझने में हेल्प होती है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, एक प्ले है आर्थर मिलर का। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है विली लोमन, तो उसमें दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा उसको बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं जब वो एक यंग सेल्समैन था, या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री में जो जो हुआ तो उसके बारे में उसको फ्लैशबैक आते हैं बार बार। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो इस सिचुएशन में कैसे आया। तो वो समझने के लिए राइटर ने हमें ये कह सकते हैं कि राइटर ने हमें उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को और अच्छे से समझाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉइल। अ फॉइल इज अ कैरेक्टर हु इज यूज टू कंट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर इन ऑर्डर टू हाईलाइट देयर डिफरेंसेस। मान लीजिए किसी कहानी में दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। अब एक कहानी उस कहानी में जो एक मेन कैरेक्टर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको और ज़्यादा हाईलाइट करने हैं। तो राइटर कई बार क्या करता है, एक ऐसा कैरेक्टर यूज़ करता है जो कि उसका बिल्कुल कंट्रास्ट, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलेंगे फॉइल। दीज आर ऑफन यूज टू ब्रिंग आउट सर्टेन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ मेन। देखिए मैंने बोला जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं उनको लाने के लिए राइटर एक फॉइल यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि उसका बिल्कुल विपरीत होगा उसका इस्तेमाल करता है। और उससे क्या होगा, हमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। देखिए काफ़ी कॉमन एक एग्जांपल है हैमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का। इसमें एक कैरेक्टर है लायटीज, ठीक है। तो इसको देखा जाता है कि ये फॉइल है किसके लिए, प्रोटैगनिस्ट जो है कहानी का मेन कैरेक्टर हैमलेट, उसके लिए एक तरह से फॉइल का काम करता है ये जो कैरेक्टर है हमारा लायटीज। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि जो हैमलेट है वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल एंड इंट्रोस्पेक्टिव यानी बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला इंसान है, और जो लाइटीज का कैरेक्टर लिखा गया है वो इसका बिल्कुल कंट्रास्ट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसकी मदद से हमें हैमलेट को और ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प होती है। और इसी वजह से जो हैमलेट्स की स्ट्रेंथ्स हैं या फिर वीकनेसेस हैं उसको हाईलाइट करने में यानी उसको राइटर हमारे सामने लाने में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है वो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फोर शैडोइंग। फोर शैडोइंग इज अ टेक्निक यूज इन ड्रामा वेयर हिंट्स और क्लूज आर गिवन टू सजेस्ट व्हाट में हैपन लेटर इन द स्टोरी। जैसे फ्लैशबैक था वो क्या होता है, जो करंट में प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उससे पीछे जाकर हमें कहानी पता चलती है कि अच्छा इससे पहले क्या हुआ था। फोर शेडोइंग उसी का उल्टा आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, राइटर जो है कुछ हिंट्स कुछ क्लूज आपको देगा कहानी में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि व्हाट में हैपन लेटर इन द स्टोरी, की कहानी में आगे क्या होने वाला है। फोर शेडोइंग कैन क्रिएट सस्पेंस एंड बिल्ड एंटिसिपेशन फॉर द ऑडियंस। और फोर शेडोइंग का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, क्योंकि वो ऑडियंस के अंदर रोमांच और एंटिसिपेशन, हम कहते हैं पूर्वानुमान हिंदी में, कि जो कहानी में आगे होने वाला है उसके बारे में ऑडियंस जो है एंटिसिपेशन करने लगती है। यहाँ पे देखिए एक मैंने एग्जांपल दिया है
कि ये जो प्ले है इसमें कई सारे इंस्टेंसेस हैं जो राइटर ने यूज़ करे हैं वहाँ पर फोर शैडोइंग की टेक्निक को, जिससे हमें पता चलता है कि जो टाइटल कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है उस कहानी में, उसके साथ आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। जैसे मैंने बोला, ये कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जाम्पल्स नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप अपने मन से भी कोई सा भी एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। बस मेन है कि आपको जो मेन टर्म है वो समझ में आ जाना चाहिए, तो आप उसके एग्जाम्पल भी अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूब्रिस। इट इज़ अ टर्म यूज इन ड्रामा टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर्स एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस। किसी कहानी में कोई कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं घमंडी है, या फिर उसको अपने ऊपर अभिमान है, तो ऐसे कैरेक्टर की क्वालिटीज़ को हम यूज़ करेंगे किस टर्म से, उसको हम बोलेंगे ह्यूब्रिस। ठीक है, ऑफन ह्यूब्रिस लीड्स टू अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल। और अगर कोई कैरेक्टर हमें ऐसा दिखता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है एक्सेसिव, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्राइड होना, अभिमान होना गलत नहीं है, लेकिन जब वो एक्सेसिव यानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उससे अक्सर क्या होगा, जो कैरेक्टर है उसका डाउनफॉल होता ही होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने आप की जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी खुद की क्षमताएं हैं, उसको असलियत से ज़्यादा आंक लेते हैं, और जो उनको ओपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो उनके विरोधी हैं, उनकी क्वालिटीज़ को वो कम आंकते हैं। तो इस वजह से उनका डाउनफॉल अक्सर हमें देखने को मिलता है, अगर उनके अंदर एक्सेसिव प्राइड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल और है विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले है, तो उसमें जो टाइटल कैरेक्टर है वो सोचता है कि ही इज़ इनविंसिबल, यानी उसे कोई हरा ही नहीं सकता और वो कुछ भी कर सकता है, और इसी वजह से अल्टीमेटली यानी कहानी के एंड में हमें पता चलता है कि उसका डाउनफॉल हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपरबेटॉन। हाइपरबेटॉन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज रीअरेंज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, बहुत ही सिंपली इसको समझते हैं कि किसी सेंटेंस में, देखिए सेंटेंस क्या होता है, कई सारे वर्ड्स का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो उस सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनके ऑर्डर को आगे पीछे कर देना, तो ऐसा राइटर क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई इम्फेसिस यानी किसी भी लाइन पर अगर ज़्यादा जोर देना हो, कोई इफेक्ट देना हो वहाँ पर, तो उसके लिए हाइपर बटन का यूज़ करा जाता है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ पार्टिकुलर मूड और टू ड्रॉ अटेंशन टू अ पार्टिकुलर आइडिया और इमेज। मैंने बोला ना कि उस लाइन में अगर राइटर कुछ स्पेसिफिक चीज़ पर, किसी आइडिया, किसी इमेज पर ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा जोर देना चाह रहा है, तो उस पर वहाँ पर वो कौन सी टेक्निक का यूज़ कर सकता है, हाइपर बेटॉन। यहाँ पे देखिए जूलियस सीजर जो प्ले है उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप किसी और भी प्ले का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिव। अ मोटिव इज अ रिकरिंग थीम, इमेज और आइडिया इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अब देखिए कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर होगा, चाहे वो पोएम हो, नॉवेल हो, प्ले हो, यहाँ पर हम प्ले के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस कहानी में जो रिकरिंग थीम है, यानी जो उस कहानी का असली मीनिंग है, असली मैसेज है, ठीक है, या जो आइडिया उस कहानी में राइटर हमें हमारे सामने रख रहा है, उसको हम बोलेंगे मोटिव। इन ड्रामा मोटिव्स कैन बी यूज टू क्रिएट कोहेरेंस एंड यूनिटी थ्रू आउट द प्ले। कोहेरेंस हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लॉजिक से जब हम देखते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ में हम जब लॉजिक लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कोहेरेंस। तो जो पूरा प्ले है, तो मोटिव का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके अराउंड ही वो जो राइटर है पूरी कहानी लिखेगा, और तभी उस कहानी में यूनिटी और कोहेरेंस हमें देखने को मिलेगा, एज वेल एज टू रीइंफोर्स सर्टेन थीम्स और आइडियाज़। या फिर कोई ऐसा थीम है जो कि राइटर है वो अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहता है, तो उस मोटिव को ध्यान में रखते हुए ही वो पूरा जो प्ले है वो लिखेगा, जिससे कि वो बार बार जो कहानी की जो रिकरिंग थीम है, जो आइडिया है, वो ऑडियंस तक पहुंचता रहे। देखिए टेनेसी विलियम का एक जो प्ले है स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, तो इसमें मोटिव यूज़ करा गया है किस चीज़ का, लाइट एंड डार्कनेस, यानी रोशनी और अंधेरे को यूज़ करके उन्होंने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्लांच डिज़ायर फॉर इल्यूजन एंड स्टैनलीज नीड फॉर रियलिटी। अगर आपने प्ले पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, वरना एग्जाम्पल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नेमेसिस। नेमेसिस इज अ टर्म यूज इन ड्रामा टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर्स आर्क एनमी और ओपोनेंट। ठीक है, नेमेसिस आप कह सकते हैं कि किसी भी कहानी का जो मेन विलन होता है, ठीक है, वो ही होता है अक्सर नेमेसिस। नेमेसिस इज ऑफन द मेन ऑब्स्टिकल दैट द प्रोटैगनिस्ट मस्ट ओवरकम इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स। देखिए प्रोटैगनिस्ट यानी कहानी का जो मेन हीरो आप कह सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं, जो मेन विलन होता है कहानी का, उसको हम बोलते हैं एंटैगनिस्ट। तो एंटैगनिस्ट और नेमेसिस लगभग सेम ही है, बल्कि सेम टर्म्स ही आप कह सकते हैं ये हैं। और जो मेन कैरेक्टर होगा उसका जो है ये ओपोनेंट, उसका विरोधी होगा। और कहानी में जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो कहानी आगे बढ़ती है वो नेमेसिस के
बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि जब प्रोटैगनिस्ट के सामने कुछ ऑब्स्टिकल, कोई बाधा नहीं होगी, तो फिर वो किस चीज़ को, कहानी में आगे कैसे बढ़ेगी वो, मतलब ठीक है, जो उसकी स्टोरी है प्रोटैगनिस्ट की वो आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ पर देखिए जो एक सोफोकल्स का प्ले है एंटीगॉन, तो द कैरेक्टर ऑफ क्रियॉन सर्व्स एज एंटीगॉन्स नेमेसिस। जो क्रियॉन है वो एंटीगॉन जो कैरेक्टर है उसका नेमेसिस है, एज ही अपोजेस अ डिजायर टू बरी योर ब्रदर एंड इन्फोर्सेस द लॉ ऑफ द स्टेट। क्योंकि जो चीज़ वो एंटीगॉन करना चाहती है वो क्रियॉन उसका विरोध करता है, तो फिर उसको हम बोल सकते हैं कि जो क्रियॉन है वो एंटीगॉन का नेमेसिस है। पेरीफ्रेसिस, it is a literary device where a phrase is used to describe something that could be expressed more simply। देखिए एक ऐसे लिटरेरी डिवाइस है पेरीफ्रेसिस जहाँ पर कुछ ऐसे टर्म को यूज़ करके राइटर हमें को समझाना चाहता है जहाँ पर वो और ज़्यादा सिंपल टर्म्स का यूज़ कर सकता था लेकिन उसने करा नहीं। देखिए ऐसा क्यों होता है? पेरीफ्रेसिस कैन बी यूज टू क्रिएट अ पर्टिकुलर टोन और टू सजेस्ट अ पर्टिकुलर मूड और इमोशन। देखिए आप कई सारे इनमें देखेंगे, जितने भी मैं आपको टर्म्स पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो उसमें क्या होगा कि राइटर इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करता है एक पर्टिकुलर मूड या फिर इमोशन को उस कहानी में जगाने के लिए। ठीक है, तो जो मैकबेथ प्ले है शेक्सपियर का, उसमें लेडी मैकबेथ यूजेस पेरीफ्रेसिस व्हेन शी सेज आउट डैम्ड स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाह रही थी? जो ब्लड स्टेन, यानी जो उनके हाथ में ब्लड स्टेन्स हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने इस फ्रेज का इस्तेमाल करा। लेकिन रादर देन यूजिंग अ मोर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टली ये बताने के लिए कि उनके हाथ पर ब्लड स्टेन है, उन्होंने ये जो फ्रेज़ है इसका इस्तेमाल करा। ठीक है, आउट डैम्ड स्पॉट। तो इसको हम बोलेंगे कि अब देखिए यहाँ पर अब ये लिखा है ना, देखिए समथिंग दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड मोर सिंपली, यानी किसी चीज़ को आप और ज़्यादा आसानी से समझा सकते थे लेकिन राइटर ने उसको यूज़ नहीं करा। क्यों? टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मूड और इमोशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सॉलिलॉकी। ठीक है, अ सॉलिलॉकी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग वेयर अ कैरेक्टर स्पीक्स देयर थॉट्स अलाउड, ऑफन रिवीलिंग देयर इनरमोस्ट फीलिंग्स और मोटिवेशंस। ठीक है, मोनोलॉग देखिए आप समझ सकते हैं, जब एक कैरेक्टर होता है वो अपने जो विचार हैं उनको बोलता है। ठीक है, ऑफन रिवीलिंग देयर इनरमोस्ट फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स हैं या फिर जो उनकी मोटिवेशन है, जो उनकी मंशाएं हैं, उसको दिखाने के लिए कई बार राइटर जो है इस टेक्निक का यूज़ करता है। इन ड्रामा सॉलिलॉकीज कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू अ कैरेक्टर्स साइकी और टू एडवांस द प्लॉट। ठीक है, जो भी कैरेक्टर है उसकी साइकी यानी उसकी सोच समझ कैसी है वो दिखाने के लिए, क्योंकि जो वो सोच रहा है वो ऑडियंस देख के तो बता नहीं सकती, तो वो क्या होता है कि वो अपने थॉट्स को अलाउड यानी बोल कर ऑडियंस तक पहुंचाता है कि वो सोच क्या रहा है। तो कैरेक्टर का जो साइकी है उसको समझाने के लिए, या फिर जो कहानी का प्लॉट है उसको एडवांस यानी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए हैमलेट का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है यहाँ पर, टू बी और नॉट टू बी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो स्पीच है वो एक सॉलिलॉकी का एग्जाम्पल है वेयर हैमलेट कॉन्टेम्पलेट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, तो ये जो लाइफ एंड डेथ का जो मीनिंग है उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट यानी सोच विचार करने के लिए राइटर ने टू बी और नॉट टू बी ये वाली जो स्पीच है इसका इस्तेमाल करा है, और वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सॉलिलॉकी का। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ये असाइड। एन असाइड इज अ ड्रामेटिक टेक्निक वेयर अ कैरेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस और टू अनदर कैरेक्टर बट इज़ नॉट हर्ड बाय द अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज। देखिए ये जो टेक्निक है ये आपको प्लेज में ही ज़्यादातर देखने को, ड्रामा में। देखिए ड्रामा क्या होता है? ऐसी स्टोरी, ठीक है, ऐसा लिटरेरी वर्क जो कि स्टेज पर कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो आपको, आप मतलब जो ऑडियंस है उन्हें कुछ बताना चाह रहा है, तो वो तो बोल कर ही बताएगा। ठीक है, या फिर स्टेज पर किसी और कैरेक्टर को कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन क्या होगा कि उन दो के अलावा मान लीजिए एक कैरेक्टर है ऑडियंस से कुछ कह रहा है, तो वो जो स्टेज पे लोग हैं वो भी सुन रहे हैं, लेकिन वो टेक्निक ऐसी होगी, जो डायरेक्टर होगा प्ले का वो इस तरह से इसको डायरेक्ट करेगा कि वो आप सुन रहे हैं लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब लिटरली सुनाई तो दे रहा है क्योंकि वो वहीं पर है, लेकिन कहानी इस तरह की है कि वो कैरेक्टर आपको कुछ बताना चाह रहा है लेकिन जो बाकी कैरेक्टर स्टेज पर मौजूद हैं उन्हें वो चीज़ नहीं पता चलनी चाहिए, वो चीज़ उनको मतलब सुनने के लिए नहीं है। या फिर किसी और कैरेक्टर, मान लीजिए स्टेज पर कई सारे कैरेक्टर हैं लेकिन दो कैरेक्टर्स के बीच में ही बात हो रही है, तो बाकी कैरेक्टर्स उस कॉन्वर्जेशन को नहीं सुन सकते, तो इसको हम बोलेंगे इस टेक्निक को असाइड। कैन बी यूज टू रिवील अ कैरेक्टर्स थॉट, इसको भी इसी तरह से यूज़ करा सकता है कि जो कैरेक्टर के जो विचार हैं, जो इंटेंशंस हैं, उसको उजागर करने के लिए राइटर इसका यूज़ कर सकता है।
और टू प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द एक्शन ऑफ द प्ले, या फिर कई बार कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कहानी में ही जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा कमेंट्री प्रोवाइड करते हैं, तो उस टेक्निक को भी हम बोलेंगे एसाइड। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दिया गया है। रोमियो डिलीवर्स एन असाइड, रोमियो वहाँ पर एक ऐसा डायलॉग बोलता है जो कि असाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, डायरेक्टली टू द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को बताता है। एंड रिवील्स हिज इनरमोस्ट थॉट्स अबाउट जूलियट, और जूलियट के बारे में जो उसके विचार होते हैं उनको उजागर करता है। क्या बोलता है? ओ शी डथ टीच द टॉर्चेस टू बर्न ब्राइट, वो मतलब उसकी जो ब्यूटी है, जूलियट की जो ब्यूटी है, उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, वो कहता है कि जो टॉर्चेज हैं, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा इसकी जो सुंदरता है उससे भी ज़्यादा ब्राइट है, उससे भी ज़्यादा जो इसका सौंदर्य है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो इस चीज़ को देखिए, वहाँ पर जूलियट भी है, ठीक है, रोमियो, स्टेज पे कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है असाइड का यूज़ करके राइटर ने क्या करा, ऑडियंस को बताना चाह रहा है कि रोमियो क्या सोच रहा है जूलियट के बारे में, लेकिन स्टेज पर जितने लोग हैं वो उसको नहीं सुन सकते। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया एसाइड का। तो ये जितने भी आपके सिलेबस में शायद 10 थे, जितने भी होंगे मैंने सारे समझा दिए हैं। तो अगर किसी टॉपिक के बारे में या इसमें से कोई टर्म है जो और ज़्यादा डीपली आप समझ चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो इसको अच्छे से पढ़िए। वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए रटना नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे और साथ ही साथ आप एग्जाम्पल्स पे भी ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लोग अपने आंसर्स बना सकते हैं। और कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पर तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।